हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कुंडा एजुकेशन पॉइंट में। मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने ये देखा भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या क्या प्रावधान किए गए थे। आज हम लोग देखेंगे 1935 से 1947 तक ऐसी कौन कौन सी घटनाएँ घटती हैं जिसके कारण जो है हमारा देश आज़ाद होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाता है। तो देखेंगे कि 1935 से 1947 तक ऐसी कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं जिसके कारण भारत आज़ाद होता है, और ऐसी कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं जिसके कारण जो पहले भारत का ही भाग हुआ करता था पाकिस्तान, वह भारत से अलग हो गया। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है दोस्तों, इसमें से कुछ पॉइंट आएंगे, हम लोग आगे देखेंगे। 1935 में हम लोगों ने देखा था कि ये कह दिया गया था कि राज्यों को यह अधिकार है कि वह चुनाव के माध्यम से सरकार का गठन करें। चुनाव के माध्यम से सरकार का गठन करें। ठीक है, इसी का परिणाम यह हुआ कि 1937 में चुनाव हुआ और 6 प्रांतों में सरकार का गठन हुआ। देखते हैं कौन कौन से 6 प्रांत थे। एक बिहार, संयुक्त प्रांत, बिहार संयुक्त प्रांत, बंगाल, बम्बई, मद्रास एवं असम। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इन 6 प्रांतों में 1937 में सरकार का गठन किया जाता है चुनाव के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, 1937 के बाद 1939 में 2 वर्ष बाद ही ये 6 के 6 प्रांतों ने अपना इस्तीफा दे दिया। इसका मतलब ये है कि 1937 में जिन प्रांतों में सरकार का गठन किया गया वह सिर्फ 2 वर्ष ही कार्य अपना किया था और 1939 में इस्तीफा दे दिया। अब देखते हैं कि ऐसा कौन सा कारण था जिसके कारण जो है 1939 में इन राज्य सरकारों ने अपना इस्तीफा दे दिया। कारण यह था कि 1939 में ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। 1939 में ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर देता है, जिसके कारण जो है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है तो यहाँ से वायसराय द्वारा भारतीय सैनिकों को युद्ध में शामिल कर दिया जाता है। कहने का मतलब ये है, युद्ध तो यूरोप से हो रहा है, लेकिन सैनिकों को ले जाया जा रहा है भारत से। यहाँ से भारत से ले जाया रहा है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। 1937 में प्रांतों में सरकार का गठन होता है। अब बहुत सारे कारण होते हैं कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है तो भारतीय सैनिकों को उस युद्ध में शामिल कर दिया जाता है। और जब भारतीय सैनिकों को शामिल किया जाता है तो ये राज्य सरकार जो हैं इसका विरोध करते हैं। ये राज्य सरकार जो है इसका विरोध करते हैं। साथ ही साथ जो नेता होते हैं वो भी विरोध करते हैं। भाई कहते हैं ये युद्ध जो है आपके यूरोप का है, तो जो भी करना है आप यूरोप के नागरिकों के माध्यम से कीजिए, आप भारतीय सैनिकों को क्यों उसमें शामिल कर रहे हो। लेकिन ना तो इन नेताओं की ना ही
इन राज्य सरकारों की बात सुनी जाती है। इसका मतलब यह है नेताओं और राज्य सरकारों की बात नहीं सुनी जाती है। इसी का परिणाम यह होता है कि 1939 में राज्य सरकार अपना इस्तीफा दे देते हैं, और जब इस्तीफा दे देते हैं तो विरोध करने लगते हैं कि वास्तव में यूरोप में जो भी युद्ध हो रहा है वह यूरोप के नागरिकों के द्वारा ही किया जाए, यहाँ से भारतीयों को ना ले जाया जाए। काफ़ी विरोध किया जाता है, जिसका परिणाम ये होता है कि भारतीय सैनिक अगर जाते भी हैं युद्ध में तो वह बिना मन के ही लड़ाई करते हैं, और धीरे धीरे यूरोप वाले, मुख्य रूप से कह सकते हो ब्रिटेन वाले, युद्ध हारने लगते हैं। धीरे धीरे ब्रिटेन वाले युद्ध जो है हारने लगते हैं। जब युद्ध हारने लगते हैं तो ये लोग समझ जाते हैं कि अगर हमें युद्ध जीतना है तो भारतीयों का सहयोग बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उस समय जो ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या हुआ करती थी वह भारत में हुआ करती थी। इसका मतलब ये है कि अगर इन्हें युद्ध जीतना था तो भारत का सहयोग जरूरी था, लेकिन भारत तो विरोध कर रहे थे, और पहले से ही ये लोग जो है मांग कर रहे थे कि हमारे खुद का संविधान हो। इसको हम लोग अभी आगे देखेंगे। हमारे खुद का एक संविधान हो और आप जो है हमें आज़ाद कर दीजिए। ठीक है, ये भारतीयों की मांग थी दो मुद्दों पर। पहला तो कि भारत के एक संविधान सभा का निर्माण किया जाए और उस संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया जाए कि भारत में शासन व्यवस्था किस अनुसार चलाया जाएगा, और साथ ही साथ भारत देश को आप आज़ाद कर दीजिए। ठीक है, ये दो मुद्दे थे। अब ध्यान से समझिएगा, ये तो सभी भारतीयों का एक मुद्दा था। साथ ही साथ दोस्तों 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग भी होने लगती है। पाकिस्तान की मांग भी होने लगती है। इसका मतलब ये है कि अब मुद्दा तीन हो गया। पहला कि संविधान का निर्माण किया जाए भारतीयों के द्वारा, तीसरा भारत को आज़ाद किया जाए, दूसरा भारत को आज़ाद किया जाए, तीसरा पाकिस्तान की मांग। ध्यान दीजिएगा, ये जो पाकिस्तान की मांग किया जाता है वह समूचे भारतीयों के द्वारा नहीं किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग के द्वारा किया जाता है। और इसमें भी मुख्य रूप से जो होते हैं मोहम्मद जिन्ना साहब। जिन्ना ही कह सकते हो, मोहम्मद जिन्ना के द्वारा जो है पाकिस्तान की मांग की जाती है। जब पाकिस्तान की मांग की जाती है इसका मतलब ये है कि भारतीयों के पास तीन मुद्दा आ गया कि एक तो भारत के संविधान का निर्माण कीजिए, भारत को आज़ाद कीजिए, और पाकिस्तान का, ये लोग चाहते हैं पाकिस्तान का भी निर्माण कीजिए, तब यहाँ की सैनिक जो है आपके साथ जाकर द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होंगे। ठीक है, ये मुद्दा था, ध्यान से समझिएगा। उस समय जो वायसराय हुआ करते थे 1940 में, वह थे लिनलिथगो। उस समय जो वायसराय थे वह थे लिनलिथगो। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा लिनलिथगो पर यह दबाव डाला जाता है कि आप कुछ भी कीजिए, लेकिन ये जो भारत में विद्रोह हो रहा है आप उसे समाप्त कीजिए और भारतीय सैनिकों का सहयोग प्राप्त कीजिए, क्योंकि अगर भारतीय सैनिक सहयोग नहीं देंगे तब जो है द्वितीय विश्व युद्ध जो है हार जाया जाएगा। तो लिनलिथगो कहते हैं कि भारतीयों का तो यही मांग है कि सीधा सीधा संविधान का निर्माण किया जाए और भारत को आज़ाद किया जाए, और मुस्लिम लीग का यह मांग है कि पाकिस्तान का जो है भारत को दो भागों में बांट दिया जाए, एक पाकिस्तान भी। इसका मतलब ये है कि तीन मुद्दे थे। जब लिनलिथगो ने ब्रिटिश सरकार को ये बताया तो ब्रिटिश सरकार ने कहा ठीक है, आप उनकी बात को मान लीजिए कि उनके संविधान का भी निर्माण किया जाएगा और उन्हें आज़ाद भी कर दिया जाएगा, लेकिन याद रखिएगा ये नहीं कहा जाता है कि पाकिस्तान का विभाजन किया जाएगा। ठीक है, कहा जाता है कि संविधान का भी निर्माण किया जाएगा और उन्हें आज़ाद भी कर दिया जाएगा। जब इन्हें यह आदेश दे दिया जाता है तो लिनलिथगो जो है अगस्त में अगर एग्जैक्ट तारीख की बात किया जाए तो 8 अगस्त में एक प्रस्ताव लाते हैं
जिसे कहा जाता है अगस्त प्रस्ताव। ठीक है दोस्तों, अगस्त में एक प्रस्ताव लाते हैं जिसे कहा जाता है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से ये कहा जाता है, ठीक है, आप लोग द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाइए, द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग दीजिए, और जब जो है द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तब आपको संविधान निर्माण करने का अधिकार दिया जाएगा, साथ ही साथ आपको आज़ाद कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर कहा गया था जो भी किया जाएगा वह युद्ध के बाद, पहला पॉइंट, जो भी किया जाएगा युद्ध के बाद। दूसरे नंबर पे ये कहा गया संविधान का निर्माण तो किया जाएगा, लेकिन ऐसे संविधान का निर्माण किया जाएगा जो डोमिनियन स्टेटस वाला होगा, डोमिनियन स्टेटस वाला। इसका मतलब यह है मंत्रिमंडलीय सदस्य तो आपके होंगे, लेकिन जो उसका प्रमुख होगा, जैसे वर्तमान समय में राष्ट्रपति होते हैं, उसका जो प्रमुख होगा वह ब्रिटिश होगा। इसका मतलब यह है कि शासन प्रशासन तो आप चलाओगे, लेकिन संवैधानिक प्रमुख जो होगा वह कोई ब्रिटिश होगा। तो भारतीयों द्वारा जो है इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया जाता है। कांग्रेस की मांग, मुख्य रूप से बात किया जाए, ये कांग्रेस की मांग थी। कांग्रेस तो इसलिए मानने से इनकार कर देती है क्योंकि इसमें यह कहा जाता है जो भी किया जाएगा युद्ध के बाद, और साथ ही साथ डोमिनियन स्टेटस की बात की गई। अब मुस्लिम लीग ने इस आधार पर इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसमें पाकिस्तान के मांग को स्वीकार ही नहीं किया गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक एक थोड़ा सवाल को कन्फर्म करते चलिए। अगर ये पूछा जाए अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया, तो याद रखिएगा अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 1940 में। ठीक है, और ये पूछा जाए अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था, तो याद रखिएगा लिनलिथगो द्वारा लाया गया था। अब बताइए अगस्त प्रस्ताव सफल हुआ कि असफल हुआ, तो याद रखिएगा अगस्त प्रस्ताव जो है असफल हो गया था। क्या हुआ था? असफल हुआ। अब बताइए अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से संविधान बनाने की बात को मान लिया गया था कि नहीं माना गया था, तो याद रखिएगा मान लिया गया था। लेकिन कब? युद्ध के बाद। किसमें जो भी कार्यवाही की जाएगी वह युद्ध के बाद की जाएगी। यहाँ तक समझ में आया? इसका मतलब यह है कि हम लोगों ने देख लिया कि 1940 तक क्या क्या घटनाएं होती हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 1940 के बाद कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। चलिए एक मिनट इसको मिटा देते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाया गया। सॉरी दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है, जो किसके द्वारा लाया जाता है? लिनलिथगो द्वारा। अब बताइए सफल हुआ कि असफल, तो याद रखिएगा असफल। क्या हुआ? ये असफल हो गया। समय बीतता जाता है, भारतीयों की ज़्यादा से ज़्यादा मांग होने लगती है और धीरे धीरे विद्रोह जो है बढ़ता जाता है। धीरे धीरे विद्रोह जो है बढ़ता जाता है, और जब विद्रोह धीरे धीरे बढ़ता जाता है और धीरे धीरे ब्रिटेन को भी ये लगने लगता है कि अब हम लोग जो है युद्ध जो है हार जाएंगे, युद्ध जो है हार जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे जो युद्ध था वह जर्मनी के पक्ष में जा रहा था, जर्मनी के पक्ष में जा रहा था। धीरे धीरे इन्हें लगने लगा था युद्ध हार जाएंगे। तो उस समय ब्रिटेन के संसद द्वारा या ब्रिटिश सरकार द्वारा एक स्पेशल व्यक्ति को भेजा जाता है जिसका नाम था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इन्हें भेजा जाता है और कहा जाता है कि आप वास्तव में भारत जाइए और भारत के बड़े बड़े नेताओं से आपके अच्छे संबंध भी हैं और आप भारत के बारे में अच्छे से जानते भी हो। ठीक है, इन्हें भेजा जाता है स्टैफोर्ड, इन्हें भेजा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू
सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद जिन्ना बड़े बड़े नेताओं से आपका अच्छा संबंध है, तो आप एक प्रस्ताव लेकर जाओ और आप उन्हें कहिए कि वह द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग दें, अपना द्वितीय विश्व युद्ध में अपना सहयोग दें। तब जो है क्रिप्स को भारत भेजा जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्रिप्स को भारत भेजा जाता है। जो इन्हें प्रस्ताव दिया जाता है उसी के आधार पर इसे कहा जाता है क्रिप्स प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन। इसी को कहा गया क्रिप्स मिशन। ये आया था, याद रखिएगा, 1942 में। इसमें भी वही प्रावधान किया गया था कि आप लोग हमें जो है द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग दीजिए और युद्ध समाप्ति के बाद जो है आपको डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे दिया जाएगा। साथ ही साथ ये कहा गया जब युद्ध समाप्त हो जाएगा, जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो आपके संविधान निर्माण की बात को भी स्वीकार कर लिया जाएगा। ठीक है, ये कहा गया कि आपके संविधान निर्माण की बात को भी स्वीकार कर लिया जाएगा। साथ ही साथ ध्यान से समझिएगा दोस्तों, हम लोगों का क्या मांग था? 3। एक तो आज़ादी, दूसरे नंबर पे था कि हमें खुद के संविधान निर्माण का अधिकार दिया जाए, तीसरे नंबर पर मुस्लिम लीग द्वारा जो है पाकिस्तान की मांग। हम लोग मुख्य रूप से आज इन 3 बिंदुओं पर बात कर रहे हैं। तो इस अधिनियम के माध्यम से कहा गया आपको आज़ाद किया जाएगा। इस अधिनियम के माध्यम से आपको आज़ाद कर दिया जाएगा, लेकिन जो आज़ादी दी जाएगी वह डोमिनियन स्टेटस वाली दी जाएगी। कहने का मतलब ये है पूरा का पूरा आप आंतरिक मामले में बिल्कुल स्वतंत्र रहेंगे। जिस प्रकार से चाहेंगे शासन व्यवस्था बना सकते हैं, जिस प्रकार से चाहेंगे आप उसे लागू कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि आपके जो ऊपर बैठा रहेगा वह हमारा वायसराय बैठा रहेगा। कहने का मतलब यह है जैसे वर्तमान समय में राष्ट्रपति का पद होता है वैसे वो जो होगा वह कोई ब्रिटिश होगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि डोमिनियन की बात की गई। साथ ही साथ संविधान निर्माण की बात किया जाए तो संविधान निर्माण की भी बात को मान लिया गया, लेकिन ये कहा गया कि जो संविधान निर्माण होगा वह युद्ध के बाद होगा। ठीक है दोस्तों, ये कहा गया ये जो होगा वह क्या होगा? युद्ध के बाद होगा। इसका मतलब ये भी बात होगा। लेकिन यहाँ पर भी दोस्तों बात किया जाए पाकिस्तान की मांग को, तो यहाँ पर भी पाकिस्तान के मांग को स्वीकार नहीं किया जाता है। इसका मतलब यह है कि हम लोगों ने 1940 में भी देखा कि अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया जाता है, और 1942 में जो क्रिप्स मिशन आता है उसके माध्यम से भी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया जाता है, और 1940 में भी इसे स्वीकार कर लिया गया था और 42 में भी। अब धीरे धीरे विद्रोह, जब यहाँ से समझिएगा, जब क्रिप्स मिशन को स्वीकार नहीं किया जाता है, और यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा, ये जो प्रस्ताव देते हैं महात्मा गांधी से कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है दोस्तों, पूछा जाता है महात्मा गांधी ने किस अधिनियम को पोस्ट डेटेड चेक कहा था, तो याद रखिएगा 1942 के क्रिप्स मिशन को। ठीक है, इसी को जवाहरलाल नेहरू ने दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा था। महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। कहने का मतलब ये है कि यह ऐसा चेक है जिसके बुनने की तारीख ही नहीं है। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा था यह एक डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है। ठीक है, ये था 1942 में जब क्रिप्स मिशन आता है, और यह देखा कि हम लोगों ने कि यह भी क्या हो गया? असफल। ठीक है, क्योंकि भारतीयों की मांग कुछ और थी और ये लोग दे कुछ और रहे थे। अब देखिए, जब ये क्रिप्स मिशन वापस चला जाता है, क्रिप्स मिशन वापस चला जाता है, तो महात्मा गांधी द्वारा एक प्रस्ताव लाया जाता है जिसे कहा जाता है भारत छोड़ो
आंदोलन। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये हम लोग इतिहास में भी देखेंगे, बस यहाँ से आप थोड़ा समझते चलिएगा। ये अगर प्रस्ताव लाया जाता है 8 मई 1942 को, कहने का मतलब एक प्रस्ताव लाया जाता है भारत छोड़ो आंदोलन, जो 8 मई 1942 को पारित हो जाता है, पास हो जाता है। इसी के बाद जो है 9 मई 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन जो हमारा होता है यह शुरू हो जाता है। इसी आंदोलन में याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, करो या मरो का। महात्मा गांधी ने कहा, या तो अपना कर्म करके देश को आज़ाद करो, करो या मरो का। महात्मा गांधी ने कहा था, या तो अपना कर्म करके देश को आज़ाद करो, अथवा यह गुलामी वाला देश देखने के लिए जीवित ही मत रहो। ठीक है, तो याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 8 मई 1942 को प्रस्ताव पारित हुआ, 9 अगस्त से शुरू हुई। यहाँ पर एक इतिहास का पॉइंट है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत होता है तो जो इसके बड़े बड़े नेता होते हैं कांग्रेस के, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पर थोड़ा इसको क्लियर कर लेते हैं। तब भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरुआत होता है? तो याद रखिएगा 1942 में। करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया जाता है? तो याद रखिएगा, करो या मरो का नारा जो दिया जाता है वह महात्मा गांधी के द्वारा दिया जाता है। किस अधिनियम में दिया जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया जाता है। यहाँ तक ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अब ब्रिटेन की 2 समस्या थी। अभी तक जो समस्याएं हम लोगों ने देखा वह भारत की देखा। अब ब्रिटेन के पास 2 समस्याएं थी। एक तो यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, और यहाँ अब तक भारत की जो जनता थी वह भी धीरे धीरे जागरूक हो गई थी। तो बड़े बड़े नेताओं को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इसमें जो थे वह जनता ने मुख्य रूप से भाग लिया। इसमें मुख्य रूप से जनता ने भाग लिया। अब यहाँ समझिएगा, अब ब्रिटेन के पास जो है मुख्य रूप से 2 समस्याएं थी। एक तो यहाँ पर जनता विद्रोह कर रही है, और यहाँ पर जो भी सरकारी चीज़ें थी जनता के द्वारा तोड़ा जा रहा था, फोड़ा जा रहा था। एक तो ये हो गई ब्रिटेन की समस्या। मतलब ब्रिटेन की समस्या एक तो भारत था कि भारत सहयोग भी नहीं कर रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर आंदोलन भी चल रहा है। ये तो पहला समस्या। दूसरे समस्या की बात किया जाए तो उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था। अब समस्या यह थी कि ब्रिटेन जो है भारत की समस्या को दूर करे या द्वितीय विश्व युद्ध लड़े। धीरे धीरे परिणाम यह हुआ कि ब्रिटेन की स्थिति भी बिल्कुल खराब होती चली गई। धीरे धीरे ब्रिटेन की स्थिति भी खराब होते चली गई। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, विद्रोह धीरे धीरे बढ़ता चला गया। अब ब्रिटेन की जो है धीरे धीरे समस्या भी बढ़ती चली गई, क्योंकि ना तो भारत सहयोग कर रहा था और ये लोग जो है भारत की मांग नहीं स्वीकार कर रहे थे। 1945 आते आते हम लोग इतिहास में देखेंगे कि जब अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु बम गिराया जाता है, जिसके कारण जो है उसके बाद जो है द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध जो है समाप्त हो जाता है। अब जब द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हो जाता है तो 1945 में ही, ध्यान दीजिएगा, 1945 में ही ब्रिटेन में एक आम चुनाव होता है। ब्रिटेन में एक आम चुनाव होता है, और 1945 के पहले जो वहाँ की जो वहाँ के पीएम होते हैं वह होते हैं विंस्टन चर्चिल। इसका मतलब हम लोगों ने देखा कि 1945 में किसी न किसी तरह से ब्रिटेन जो है युद्ध जो है जीत जाता है। वास्तव में ब्रिटेन जो है वास्तव में देखा जाए तो उसकी जो मुख्य भूमिका होती है अमेरिका की होती है, ठीक है, लेकिन अमेरिका भी जो है ब्रिटेन के ही पक्ष में था। तो हम लोगों ने देखा कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है और ये लोग जो है ब्रिटेन वाले युद्ध जीत जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे 1945 के बाद क्या क्या घटनाएं होती हैं। 1 मिनट इसको मिटा देते हैं तब।
तो दोस्तों हम लोगों ने 1945 तक देख लिया क्या क्या हुआ, और 1945 में हम लोगों ने देखा कि ये जो द्वितीय विश्व युद्ध था, द्वितीय विश्व युद्ध था, ये तो समाप्त हो गया। लेकिन इसके साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी चला था। भारत छोड़ो आंदोलन भी चला था, जिसका परिणाम ये हुआ, और इसमें ये भी देखा था कि बड़े बड़े भारतीय नेताओं को तो गिरफ्तार कर लिया गया था, और यह जो मुख्य रूप से आंदोलन हुआ था वह वहाँ के जनता द्वारा हुआ था। अब धीरे धीरे भारत की जनता भी जागरूक हो चुकी थी, और द्वितीय विश्व युद्ध 1945 समाप्त होते होते ब्रिटेन की स्थिति भी काफ़ी ख़राब हो गई थी। ब्रिटेन की स्थिति भी काफ़ी जो है ख़राब हो गई थी। यहाँ से समझिएगा दोस्तों, ब्रिटेन ने भारत को आज़ाद किया, लेकिन इतनी आसानी से नहीं किया। उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। पहला तो भारत की जनता जो है जागरूक हो गई थी। दूसरी बात, ब्रिटेन के पास अब ज़्यादा से ज़्यादा खुद ही शक्ति नहीं थी कि वह किसी देश को गुलाम बनाए और किसी देश की शासन व्यवस्था को चला सके। यहाँ तक कि इसकी स्थिति इतनी खराब हो गई थी, यह अपने देश की राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था को ही बनाए रखे, यही बहुत बड़ी बात थी। दूसरा पॉइंट, तीसरे नंबर पर बात किया जाए दोस्तों, अभी तक जो वर्चस्व हुआ करता था वह ब्रिटेन का हुआ करता था, क्योंकि ब्रिटेन ने बहुत सारे देशों को गुलाम बनाया था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की बात किया जाए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की बात किया जाए, तो जो वर्चस्व हो गया वह अमेरिका का हो गया। अमेरिका आया, रूस आया, और ऐसे बहुत सारे देश आए। और जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, उसके बाद भी और उसके पहले से भी ये मांग हो रही थी कि अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देश जो है ब्रिटेन से यह मांग कर रहे थे कि आप कुछ भी कीजिए, लेकिन ये जो उपनिवेशिक वाली नीति है, देशों को गुलाम बनाने वाली नीति है, वह समाप्त कीजिए, और जितने भी देशों को आप गुलाम बनाए हो आप उसे बिल्कुल आज़ाद कीजिए। उसे क्या कीजिए? आज़ाद कीजिए। इसका मतलब ये है, जब कोई भी पावरफुल व्यक्ति कहेगा तो तब तो इन्हें बात मानने ही पड़ेगी। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इन देशों द्वारा जो है इन पर दबाव भी डाला गया कि आप जिन भी देशों को गुलाम बनाए हो आप उन्हें जल्द से जल्द क्या कीजिए? स्वतंत्र कीजिए। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा। पहला, इनकी स्थिति खराब थी। तीसरा, भारत की जनता खुद भी जागरूक हो गई थी। तीसरा, बड़े बड़े देशों द्वारा या शक्तिशाली देशों द्वारा इन पर दबाव डाला गया। इसमें चौथे नंबर पे बात किया जाए तो 1945 में ही ब्रिटेन में आम चुनाव होना था। ब्रिटेन में आम चुनाव होना था। ठीक है, जैसे वर्तमान समय में भारत की बात किया जाए, भारत में लोकसभा का चुनाव होता है। ठीक है, और लोकसभा के द्वारा ही यह निर्धारित किया जाता है कि यहाँ का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ठीक है, तो 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव होता है, और उस 1945 के चुनाव में लेबर पार्टी की विजय होती है। ठीक है दोस्तों, लेबर पार्टी या इसी को कह सकते हो मजदूर दल। लेबर पार्टी या मजदूर दल की विजय होती है, और इसमें जो पीएम बनाए जाते हैं वह बनाए जाते हैं क्लीमेंट एटली। ठीक है, इसके पहले जो पीएम थे वह थे विंस्टन चर्चिल। तो दोस्तों, अगर ये पूछा जाए द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तब थे विंस्टन चर्चिल। जब देश आज़ाद हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तब थे क्लीमेंट एटली। ठीक है,
और ये जो है कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जब ये चुनाव लड़ते हैं तो क्लीमेट एटली पहले ही कहते हैं कि अगर हम प्रधानमंत्री बने तो जितने भी देश हैं सबके सबको स्वतंत्र कर देंगे। परिणाम यह हुआ कि यह प्रधानमंत्री बन भी गए। तब यह इनके ऊपर भी आप दबाव आया। पहला तो ब्रिटेन की स्थिति काफ़ी ख़राब थी, भारत की जनता भी जागरूक हो गई थी। तीसरे नंबर पे अमेरिका, रूस, फ्रांस द्वारा दबाव भी डाला गया था कि हाँ जल्द से जल्द सभी देशों को आज़ाद कीजिए। चौथे नंबर पे चुनाव के बाद क्लीमेट एटली की सरकार भी बन गई। इसका मतलब ये है क्लीमेट एटली को अब विश्व के सभी देशों को आज़ाद करना बाध्य हो गया था। इसी का परिणाम यह हुआ कि उन्हीं देशों में भारत को भी आज़ाद करना था। ठीक है दोस्तों, उसी में भारत को भी आज़ाद करना था। तो हम लोगों को तो भारत का संविधान पढ़ना है, तो भारत के दृष्टिकोण से देखना है। तो क्लीमेट एटली ने 1945 में इनकी सरकार बनी, तो इनकी एक कैबिनेट मंत्री बनी और 1946 में ही अपने कैबिनेट मंत्रियों में से 3 मंत्री को ये भारत भेजते हैं। ठीक है दोस्तों, अपने कैबिनेट से 3 मंत्री को ये भारत भेजते हैं और ये जो मंत्री आते हैं यह आ जाते हैं 24 मार्च 1946 को। और ये तीनों मंत्री जो अपना प्रस्ताव देते हैं, जो सुझाव देते हैं, जिस प्रस्ताव के माध्यम से देते हैं उसी को कहा जाता है कैबिनेट या कैबिनेट मिशन। चलिए इधर देख लेते हैं, कैबिनेट मिशन 1946। अब हम लोग शुरू करेंगे कैबिनेट मिशन 1946 से। ठीक है दोस्तों, इसको मिटा देते हैं तब। कैबिनेट मिशन 1946। दोस्तों, इस कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? तो याद रखिएगा 3 सदस्य थे। कुल कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। इसमें तीनों सदस्य की बात किया जाए तो पहले नंबर पर थे पैंथिक लॉरेंस, दूसरे नंबर पे बात किया जाए तो यह वही थे जो 1942 में आए थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स। तीसरे नंबर पे बात किया जाए तो इसमें थे एवी अलेक्जेंडर। ठीक है दोस्तों, एवी अलेक्जेंडर ये जो थे इसके अध्यक्ष थे। बात किया जाए ये लगभग 24 मार्च के आसपास आए थे। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब यह है कैबिनेट मिशन कब आया? 1946, 24 मार्च 1946। कितने सदस्यों की यह मिशन थी? तो याद रखिएगा 3 सदस्यों की। कौन कौन? पैंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड, एवी अलेक्जेंडर। अध्यक्ष कौन था इसका? तो यह थे पैंथिक लॉरेंस। वास्तव में देखा जाए तो कैबिनेट मिशन को भेजा क्यों गया था? जब क्लीमेट एटली वहाँ के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो वह कैबिनेट मिशन को भेजते हैं और कहते हैं कि आप जाइए और भारत के विवाद को समाप्त करके आइए। भारत के विवाद को समाप्त करके आइए। आप ध्यान से समझिएगा दोस्तों,
ये आते हैं और कहते हैं कि भारत के विवाद को समाप्त करके आइए। और यहाँ पर भारत पर मुद्दा क्या था? वही 3 मुद्दे। एक तो आज़ादी, दूसरे नंबर पर संविधान का निर्माण, और तीसरे नंबर पे बात किया जाए तो पाकिस्तान की मांग। कांग्रेस दल चाहते हैं कि वास्तव में भारत को आज़ाद किया जाए। यहाँ से समझिएगा, भारत के जितने भी सदस्य थे ज़्यादा से ज़्यादा यह चाहते हैं कि भारत को आज़ाद किया जाए, भारत के स्वयं का एक संविधान हो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग ये चाहती है कि वास्तव में एक पाकिस्तान नामक अलग देश हो जो मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय के लिए हो, और ये चाहते हैं कि मुस्लिम के लिए एक अलग देश हो, मुस्लिम के लिए एक अलग देश पाकिस्तान हो, और पाकिस्तान का अपना एक अलग संविधान हो। लेकिन इनके पास ज़्यादा जनसंख्या तो होता नहीं है, ज़्यादा जनमत तो होता नहीं है, इसलिए इनकी बात तो मानी नहीं जाती है। अब ध्यान से समझिएगा, जब कैबिनेट मिशन आते हैं तो उन्हें आज़ादी देना था, संविधान के निर्माण को विवाद समाप्त करना था, और पाकिस्तान के विवाद समाप्त करना था। ये 3 मुद्दे थे। जब कैबिनेट मिशन आया तो पहले तो इन्हें एक जगह पर बुलाया गया और बैठक हुई, जिसमें यह कहा गया कि वास्तव में आपको आज़ाद भी कर दिया जाएगा और आपको एक संविधान सभा के माध्यम से संविधान निर्माण करने का अधिकार भी दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि कैबिनेट मिशन ये तो चाहता था कि हाँ, इन्हें आज़ाद कर दिया जाए, लेकिन अब जो विवाद फंसा वह भारत के बीच में ही फंसा। एक तरफ कांग्रेस चाहती है कि हमें अखंड भारत दिया जाए, भारत का बंटवारा न किया जाए। यहाँ से समझिएगा दोस्तों, कांग्रेस चाहती है कि वास्तव में भारत का बंटवारा न किया जाए, लेकिन मुस्लिम लीग चाहती है, या कह सकते हो जिन्ना साहब चाहते हैं कि हमारा स्वयं का एक संविधान हो और पाकिस्तान नामक एक अलग देश हो। जब काफ़ी विवाद होता है, ना तो कांग्रेस अपने बात से मुकरती है, ना तो मुस्लिम लीग। इसका मतलब ये है कि अपने जिद पे अड़े रहते हैं और ये अपने जिद पर। तो कैबिनेट मिशन द्वारा मोहम्मद जिन्ना को एक सुझाव दिया जाता है कि एक काम कीजिए, आप चुनाव लड़िए और चुनाव के माध्यम से आप विजयी हो जाइए, और जब आप चुनाव के माध्यम से आप विजयी हो जाएंगे, जिसका परिणाम ये होगा कि आपको संविधान सभा में पाकिस्तान के मांग की बात करने का अधिकार मिल जाएगा। इसका मतलब यह है, कैबिनेट मिशन ने कहा कि एक काम कीजिए, आप पहले संविधान निर्माण की बात कीजिए, आप एक संविधान निर्माण की बात कीजिए, और ये जो संविधान सभा का गठन होगा, संविधान निर्माण होगा, पहले इसमें एक चुनाव होगा, और उस चुनाव के माध्यम से सदस्य जाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके ही सदस्य रहेंगे, इसका मतलब ये है जो भी कहा जाएगा वह आपकी ही बात मानी जाएगी। परिणाम यह हुआ कि यह चुनाव हुआ, लेकिन उसमें जिन्ना साहब को सिर्फ 73 सीट ही प्राप्त हुआ। आगे देखेंगे कि अन्य सदस्यों को 15 प्राप्त हुआ और किन किन लोगों को कितना प्राप्त हुआ, वो आगे हम लोग देखेंगे। अभी एक बार ये फिर से आएगा संविधान निर्माण में। अभी मेन मुद्दा है कि भारत को आज़ादी कैसे मिली, पाकिस्तान का विभाजन कैसे हुआ। अब जब पाकिस्तान या जिन्ना को 73 सीट ही प्राप्त हुआ, इसका मतलब ये है इन्हें पता चल गया कि वास्तव में संविधान में हमारा, संविधान सभा में हमारा चलने वाला है नहीं। इसलिए इन्होंने एक डेट रखा 16 अगस्त 1946, और इन्होंने ये कहा कि 16 अगस्त 1946 को हम लोग प्रत्यक्ष कार्यवाही करेंगे। 16 अगस्त 1946 को हम लोग प्रत्यक्ष कार्यवाही करेंगे। इसका मतलब ये है, मुस्लिम लीग के जितने भी सदस्य थे, इन लोगों ने 16 अगस्त को ये फैसला किया कि हम लोग सड़कों पर निकलेंगे, और जो भी हमारे खिलाफ खड़ा होगा हम लोग या तो उनकी हत्या कर देंगे या जो भी करेंगे, लेकिन अपनी बात मनवाकर ही मानेंगे। ठीक है। परिणाम ये होता है कि 16 अगस्त को इतना नरसंहार होता है, जिसमें सिर्फ 3 से 4 दिन में ही लगभग 4 से 5 हज़ार लोगों की मृत्यु हो जाती है।
जब 4 से 5 लोगों की मृत्यु हो जाती है और कैबिनेट मिशन भी देखता है कि वास्तव में किसी भी प्रकार से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सदस्य मानने वाले नहीं हैं, इसलिए ये कैबिनेट मिशन जो है वापस चली जाती है। ये कैबिनेट मिशन जो है वापस चली जाती है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझिएगा, कैबिनेट मिशन सफल हुई कि नहीं हुई। तो कैबिनेट मिशन की बात किया जाए तो कैबिनेट मिशन पूर्ण रूप से सफल तो नहीं हुई, लेकिन हाँ इतना जरूर करके चली गई कि भारत का एक संविधान सभा का गठन किया गया, क्योंकि इसने कहा था कि आप चुनाव लड़िए, और चुनाव में सभी लोगों ने भागीदार दिया, या सभी लोग चुनाव में खड़ा हुआ। आगे हम लोग देखेंगे कि यह जो चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, कौन किन किन लोगों को कितना सीट मिला, ये आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे। इसका मतलब यह है कि वर्तमान इसमें जो संविधान सभा का गठन होता है वह कैबिनेट मिशन के माध्यम से ही होता है, जो चुनाव होता है। लेकिन ये लोग जो आज़ादी वाली बात थी और पाकिस्तान वाली बात थी, ये लोग जो है इस बात को नहीं, इस विवाद को समाधान नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कैबिनेट मिशन वापस चली गई। अब ध्यान से समझिएगा, जब कैबिनेट मिशन वापस चली जाती है तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री होते हैं क्लीमेट एटली द्वारा जो है माउंटबेटन को यहाँ का वायसराय नियुक्त करके भेजा जाता है और कहा जाता है कि आप किसी भी तरह से जाइए और चाहे जो कुछ भी करना हो, लेकिन आप भारत को आज़ादी देकर चले आइए। इन्हें पूरा का पूरा अधिकार दे दिया जाता है कि आप जाइए और आप भारत के विवाद को समाप्त करके ही आइएगा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा इन प्रश्नों को हल कर लेते हैं, तब हम लोग चलते हैं माउंटबेटन पर। ठीक है दोस्तों, अगर ये पूछा जाए कैबिनेट मिशन कब आया तो याद रखिएगा 1946 में। कितने सदस्य थे? 3। कौन कौन थे ये? अध्यक्ष कौन था ये? सफल हुआ कि नहीं सफल हुआ? तो पूर्ण रूप से नहीं सफल हुआ। संविधान सभा का गठन जो है किस अधिनियम के माध्यम से किया गया, किस मिशन के माध्यम से किया गया? तो याद रखिएगा कैबिनेट मिशन के आधार पर ही। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे माउंटबेटन योजना। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको मिटा देते हैं तब। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे माउंटबेटन योजना। ये जो होते हैं उस समय के वायसराय होते हैं। ठीक है, ये बात किया जाए तो 1947 में आते हैं। ठीक है, अब इनके बात किया जाए तो इनके पास समस्या क्या थी? एक तो आज़ादी देना था कि भारत को किस तरह से आज़ादी दिया जाए। दूसरे नंबर पर एक समस्या यह थी कि ये जो पाकिस्तान का मांग किया जा रहा है इसका क्या किया जाए, क्योंकि संविधान निर्माण की बात जो था वह कैबिनेट मिशन के द्वारा पूरा हो चुका था। अब जब लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं तो इसके पहले जो है 16 अगस्त 1946 वाली घटना घट चुकी हुई होती है। ठीक है, प्रत्यक्ष कार्यवाही डे या डायरेक्ट एक्शन डे डेड। ठीक है, प्रत्यक्ष कार्यवाही वाला ये घटना घट चुकी होती है, जिसका परिणाम यह होता है कि अब कांग्रेस के सदस्य भी ये चाहते हैं कि चलिए इतनी जाने जा रहे हैं, इससे अच्छा यह है कि वास्तव में पाकिस्तान के बंटवारा को तत्कालीन समय के लिए मान लिया ही जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है जब लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं तो वह भारत को आज़ाद करने की बात कहते हैं और ये कहते हैं चलिए अब जो है एक होगा भारत और दूसरे नंबर पर होगा एक पाकिस्तान। ठीक है, ये जो भारत है वर्तमान भारत तो वर्तमान में भारत ही है, ये जो पाकिस्तान है उस समय एक जो वर्तमान पाकिस्तान है ये बना, एक तो वर्तमान पाकिस्तान बना। दूसरे नंबर पे बात किया जाए एक जो वर्तमान समय में बांग्लादेश है, ये भी पाकिस्तान का एक भाग था, लेकिन इसे 1971 में बांग्लादेश नामक एक नया देश बना दिया गया। इसका मतलब ये है कि ये तो पश्चिम में था, ये जो है पूरब में था। ठीक है दोस्तों, अब समझिएगा, कहने वाली बात ये है कि वास्तव में इसके बाद जो है पाकिस्तान को विभाजन की बात जो है क्यों मान लिया गया सभी के द्वारा। जैसे इमेजिन कीजिए ये आपका घर है और आपके घर में 4 सदस्य हैं
और एक सदस्य ये चाहे कि वास्तव में हम आपके घर से बाहर रहना चाहते हैं, लेकिन ये लोग 3 चाहते हैं कि नहीं हम लोग आपस में ही रहें। लेकिन अगर ये लोग इससे भी लड़ाई करने लगे, इससे भी लड़ाई करने लगे, इससे भी लड़ाई करने लगे और समाज घर की स्थितियों को जो बिल्कुल बेकार करने लगे, इसका मतलब ये है कि ये लोग भी चाहेंगे चलिए अगर इनके जाने से स्थितियां सही हो जाती हैं, जान बच जाती हैं, तो इन्हें तब तक के लिए बाहर कर दिया जाए। और जब स्थितियां सही होंगी, हो सके तो इन्हें प्रयास करेंगे कि ये लोग फिर से आपस में आ जाएंगे। तो वही स्थितियाँ यही थी कि काफ़ी हत्या हो रही थी, काफ़ी लोगों की जान गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि उस समय कांग्रेस द्वारा और भारतीय नेताओं द्वारा यह मान लिया गया कि चलिए पाकिस्तान का विभाजन तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन बाद में स्थिति जब सही होगी तब क्या किया जाएगा कि फिर से पाकिस्तान को भारत में मिलाने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन योजना में पाकिस्तान का भी बंटवारा कर दिया गया और भारत को आज़ादी भी दे दिया गया। ये तो लॉर्ड माउंटबेटन का योजना था। अब लॉर्ड माउंटबेटन तो स्वयं आज़ाद कर नहीं सकते थे, ये तो सिर्फ एक कमीशन के एक अध्यक्ष थे। ये जो है अपना प्रस्ताव जो है ब्रिटिश संसद के पास रखते हैं, ब्रिटिश संसद के पास रखते हैं। अब ब्रिटिश संसद द्वारा जो है एक अधिनियम पारित होता है जिसे कहा जाता है 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है दोस्तों, 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, जिसके माध्यम से भारत को स्वतंत्र कर दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा यह अपनी रिपोर्ट में दिया जाता है कि वास्तव में भारत की जगह पर 2 देश होंगे, एक भारत एक पाकिस्तान। ठीक है, जब ये दे देते हैं तो ब्रिटिश संसद द्वारा ये पारित होकर यहाँ पर आता है, जिसके माध्यम से 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है जो ब्रिटिश प्रांत वाले क्षेत्र थे ये तो आज़ाद हो गए, ये जो ब्रिटिश प्रांत वाले क्षेत्र थे ये तो आज़ाद हो गए। अब समस्या आई जो देसी रियासत हैं उनका क्या किया जाए, जो रियासत हैं उनका क्या किया जाए। तो उनके लिए ये प्रावधान किया गया कि वो चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, चाहे तो अपने आप को स्वतंत्र रखें, या चाहे तो भारत में शामिल हो जाएं। बाकी देसी रियासत को पढ़ेंगे हम लोग इतिहास में। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोगों ने देखा कि ऐसी कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं जिसके कारण ब्रिटेन को भारत को आज़ाद करना पड़ता है, और हम लोगों ने ये देखा कि ऐसी कौन कौन से कारण थे जिसके कारण हमने पाकिस्तान के विभाजन को स्वीकार कर लिया। इसका मुख्य कारण था 16 अगस्त 1946 को हुआ डायरेक्ट एक्शन डे या प्रत्यक्ष कार्यवाही, जिसमें काफ़ी लोगों की जान गई। ऐसे बहुत सारे नरसंहार होते हैं, बहुत सारे लोगों की हत्या होती है, जिसके कारण जो है पाकिस्तान के विभाजन को मान लिया जाता है। और भी बहुत सारे कारण है, सत्ता का लोभ हो, लेकिन वो हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो वो हम लोग नहीं देखेंगे। बाकी आज यहीं पर समाप्त करते हैं। पिछली क्लास में एक बार इसको हम लोग फिर से देखेंगे, क्योंकि वो जो देखेंगे संविधान के निर्माण के दृष्टिकोण से देखेंगे। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।